नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे, जिसमें हर खबर है जरूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। विदेश मंत्री ने संसद को बताया कि 2009 से अब तक 15,000 से अधिक भारतीय प्रवासियों को संयुक्त राज्य अमेरिका से निर्वासित किया जा चुका है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति एमपीसी ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती कर इसे 6.25% कर दिया। भारत ने 100 गीगावाट स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कौशल भारत कार्यक्रम के पुनर्गठन और 2026 तक विस्तार को मंजूरी दी। केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग एनसीएसके का कार्यकाल 3 साल बढ़ाने को मंजूरी प्रदान की। 50 शीर्ष पर्यटन स्थलों को चैलेंज मोड में विकसित किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। विदेश मंत्री ने संसद को बताया कि 2009 से अब तक 15,000 से अधिक भारतीय प्रवासियों को संयुक्त राज्य अमेरिका से निर्वासित किया जा चुका है। आपको बता दें कि भारत में अवैध आप्रवासन के हॉटस्पॉट राज्य गुजरात, पंजाब, हरियाणा आदि हैं। हालांकि ऐसे प्रवासी संयुक्त राज्य अमेरिका पहुंचने के लिए ज्यादातर डंकी रूट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि लैटिन अमेरिकी देशों से होकर गुजरता है। इक्वाडोर, बोलिविया और गुयाना जैसे देशों में भारतीय नागरिकों के लिए वीजा ऑन अराइवल की सुविधा है। ब्राजील और वेनेजुएला में भारतीयों को आसानी से पर्यटक वीजा मिल जाता है। इसके अतिरिक्त एक प्रवासी की विकसित देशों में अवैध यात्रा अक्सर मानव तस्करी नेटवर्क द्वारा निर्धारित होती है। इसमें उनके एजेंट शामिल होते हैं। चलिए सबसे पहले अवैध प्रवास के लिए जिम्मेदार कारक जान लेते हैं। बेहतर अवसर की बात करें तो भारत में पर्याप्त रोजगार एवं आर्थिक संभावनाओं की कमी जैसे कई कारक मौजूद हैं, जो व्यक्तियों को संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में बेहतर रोजगार की संभावनाएं खोजने के लिए बाध्य करते हैं। वहीं सीमित वैध माध्यम को देखें तो धीमी और अनिश्चित वीजा प्रक्रिया लोगों को अवैध माध्यम अपनाने के लिए मजबूर करती है। और सफलता की संस्कृति में कुछ समुदाय जैसे गुजरात में पटेल समुदाय सामाजिक दबाव के कारण पारिवारिक जमीन बेचने या ऋण लेकर प्रवास करने को मजबूर होते हैं। चलिए ऐसे प्रवास से उत्पन्न होने वाले परिणाम क्या है ये देखते हैं। प्रवासी को डकैती, हमले और यहाँ तक कि महिला प्रवासियों को बलात्कार का भी खतरा होता है। साथ ही ऐसे अपराधों की अक्सर रिपोर्टिंग नहीं की जाती है। सफलतापूर्वक अमेरिका पहुंचने की यात्रा में 8 से 10 दिन लगते हैं। इस दौरान प्रवासियों की मृत्यु होने पर उनके शवों को घर नहीं भेजा जाता है और अवैध तरीके से विकसित देश जाने वाले लोगों की बड़ी संख्या के कारण मानव तस्करी का नेटवर्क फल फूल रहा है। एजेंट और मानव तस्कर अत्यधिक शुल्क लेते हैं तथा नौकरी एवं वैध प्रवासी दर्जा दिलाने का वादा करते हैं। आइए अब अवैध प्रवासन को रोकने के उपाय जान लेते हैं। ओवरसीज मोबिलिटी बिल 2024 को पारित करना चाहिए ताकि वैध प्रवासन और श्रमिक सुरक्षा में सुधार किया जा सके। धोखाधड़ी को रोकने के लिए भर्तीकर्ताओं को विनियमित करके और नौकरी में पारदर्शिता सुनिश्चित करके ऐसा किया जा सकता है। कूटनीति को मजबूत करना चाहिए। निष्पक्ष निर्वासन नीतियों और बेहतर वीजा पहुंच के लिए यह आवश्यक है। आर्थिक समस्याओं को दूर करना जैसे बेरोजगारी और कृषि संकट से निपटना और जागरूकता का प्रसार करना सुरक्षित प्रवासन और धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती कर इसे 6.25% कर दिया। मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी ने लगभग 5 साल के अंतराल के बाद तरलता समायोजन सुविधा यानी एलएएफ के तहत नीतिगत रेपो रेट में कटौती का निर्णय लिया। खबर की शुरुआत में अन्य महत्वपूर्ण निर्णय जान लेते हैं। आरबीआई ने मौद्रिक नीति पर अपना रुख तटस्थ ही बनाए रखा है। आपको बता दें कि तटस्थ रुख यह दर्शाता है कि आरबीआई मौजूदा आर्थिक स्थितियों के आधार पर नीतिगत दरों को समायोजित करने में लचीलापन बनाए हुए है तथा वित्त वर्ष 2026 के लिए सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की वृद्धि दर 6.7% रहने का अनुमान है। इसी के साथ खाद्य मुद्रास्फीति के दबाव में महत्वपूर्ण नरमी या कमी आने की संभावना है, जबकि कोर मुद्रास्फीति में वृद्धि होने की उम्मीद है, लेकिन यह मध्यम बनी रहेगी।
आगे बढ़ते हुए एमपीसी के निर्णयों का औचित्य भी जान लेते हैं। मुद्रास्फीति में गिरावट दर्ज की गई है। साथ ही समृद्धि दर में 2024-25 की दूसरी तिमाही के दौरान निचले स्तर से सुधार होने की उम्मीद है तथा वैश्विक वित्तीय बाजारों में अत्यधिक अस्थिरता का जोखिम बना हुआ है और प्रतिकूल मौसम की घटनाओं के साथ साथ वैश्विक व्यापार नीतियों के बारे में अनिश्चितताएं जारी रहेंगी। आइए अब तरलता समायोजन सुविधा यानी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी LAF के बारे में जानते हैं। यह एक मौद्रिक नीति उपकरण है। इसका उपयोग केंद्रीय बैंकों द्वारा बैंकिंग प्रणाली में तरलता का प्रबंधन करने के लिए किया जाता है। इसमें रेपो रेट एवं रिवर्स रेपो रेट शामिल है। आपको बता दें कि रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को पूंजी की कमी की स्थिति में उन्हें धन उधार देता है। इसके विपरीत रिवर्स रेपो रेट वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक अपनी अधिशेष धनराशि को केंद्रीय बैंक के पास रख सकते हैं। खबर के अंत में मौद्रिक नीति समिति यानी MPC पर एक नजर डाल लेते हैं। इसे वर्ष 2016 में संशोधित RBI अधिनियम 1934 की धारा 45ZB द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार गठित करती है। इसमें 6 सदस्य होते हैं, अर्थात यह 6 सदस्यीय समिति है। इसके 3 सदस्य RBI से तथा 3 सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नामित होते हैं। सदस्य 4 साल या अगले आदेश तक पद पर बने रहते हैं। MPC मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीति दर यानी पॉलिसी रेट निर्धारित करती है। मुद्रास्फीति लक्ष्य 4%, अधिकतम 6% और न्यूनतम 2% के सहनीय स्तर पर निर्धारित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। भारत ने 100 गीगावाट स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। यह जानकारी नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने दी है। यह उपलब्धि 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आइए सबसे पहले भारत के लिए सौर ऊर्जा के महत्व को समझते हैं। भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताएं देखें तो भारत का ऊर्जा उपयोग वैश्विक औसत का 3 गुना है। साथ ही अगले 20 वर्षों में ऊर्जा की वैश्विक मांग में भारत की 25% हिस्सेदारी होगी। उल्लेखनीय है कि सौर ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढ़ाने में मदद करती है और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करती है। इसके अलावा उत्सर्जन संबंधी लक्ष्य अपडेटेड राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों के अंतर्गत भारत का लक्ष्य 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता यानी एमिशन इंटेंसिटी में 45% की कटौती करना तथा 50% गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता प्राप्त करना है। साथ ही जल सुरक्षा एक महत्वपूर्ण लाभ है। कोयले के विपरीत सौर ऊर्जा जल पर निर्भर नहीं होती। इससे जल की कमी से निपटने में मदद मिलती है और ग्रामीण विद्युतीकरण में तेजी से क्षमता विस्तार के साथ ऑफ ग्रिड विद्युत उत्पादन को समर्थन मिल रहा है। इससे दूर दराज के क्षेत्रों को लाभ होता है। इसी के साथ सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पहले देख लेते हैं। पहले आती है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसके तहत मार्च 2027 तक 1 करोड़ घरों को सौर ऊर्जा उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया गया है। दूसरी है सौर पार्क योजना। इसके तहत वैधानिक मंजूरी के साथ डेवलपर्स के लिए तैयार अवसंरचना उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्षेत्रक में स्वचालित मार्ग के तहत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI की अनुमति है और ग्रीन टर्म अहेड मार्केट यानी GTAM एक्सचेंजों के माध्यम से सौर ऊर्जा व्यापार को सक्षम बनाता है। हालांकि स्थापना संबंधी अधिक लागत, भूमि अधिग्रहण की चुनौतियां, ग्रिड संबंधी अस्थिरता, हीट वेव्स एवं आयातित सौर पैनल्स पर निर्भरता जैसी समस्याओं को हल करने के लिए और अधिक उपाय किए जाने की आवश्यकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कौशल भारत कार्यक्रम के पुनर्गठन और 2026 तक विस्तार को मंजूरी दी। कौशल भारत कार्यक्रम यानी कि स्किल इंडिया प्रोग्राम को केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत 2015 में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का लक्ष्य 2022 तक 40 करोड़ लोगों को अलग अलग कौशलों में प्रशिक्षित करना था। अब इसकी अवधि बढ़ाकर 2026 कर दी गई है। कौशल प्रशिक्षण प्रमुख पहलों के माध्यम से दिया जा रहा है, जिनमें राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन यानी कि NSDM, कौशल विकास और उद्यमिता के लिए
राष्ट्रीय नीति 2015, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी कि PMKVY तथा कौशल ऋण योजना शामिल है। आइए पुनर्गठित कौशल भारत कार्यक्रम के बारे में जानते हैं। इसमें 3 प्रमुख योजनाओं को सम्मिलित किया गया है। इन 3 योजनाओं से 2.27 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं। योजना के 3 प्रमुख घटक हैं, जिनमें पहला घटक है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 यानी कि PMKVY 4.0। यह योजना राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क यानी कि NSQF के अनुरूप लघु अवधि प्रशिक्षण और रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग प्रदान करती है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और श्रमिकों के कौशल सुधार पर ध्यान केंद्रित करती है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI, 5G, साइबर सुरक्षा, ग्रीन हाइड्रोजन, ड्रोन आदि में 400 से अधिक नए पाठ्यक्रम जोड़कर नई तकनीकों एवं भविष्य के लिए कौशल विकास पर फोकस करती है। इसके लक्षित लाभार्थी 15 से 59 वर्ष की आयु वर्ग के व्यक्ति हैं। इसके साथ प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना PMNAPS को देखें तो यह योजना शिक्षा प्राप्ति के बाद रोजगार में आसानी से प्रवेश करने हेतु प्रशिक्षुओं को उद्योग विशेष की मांग के अनुरूप कौशल प्रदान करने पर बल देती है। प्रत्येक प्रशिक्षु के लिए 25% मानदेय के रूप में वित्तीय सहयोग का प्रावधान किया गया है, जिसकी अधिकतम राशि 1500 रुपये प्रति माह होगी। इससे प्रशिक्षुओं और प्रशिक्षु प्रतिष्ठानों दोनों को मदद मिलेगी। इसके लक्षित लाभार्थी 14 से 35 वर्ष की आयु वर्ग के व्यक्ति हैं। और अंत में जन शिक्षण संस्थान यानी JSS योजना को देखें तो इसके तहत महिलाओं, ग्रामीण युवाओं आदि को समुदाय आधारित अनुकूल और वहनीय आधार पर उनके घर पर व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके तहत स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता, वित्तीय साक्षरता, लैंगिक समानता और शिक्षा को बढ़ावा दिया जाता है। इसे प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान यानी कि PM जनमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल यानी कि उल्लास कार्यक्रम और अन्य सरकारी पहलों से जोड़ा गया है। इसके लक्षित लाभार्थी 15 से 45 वर्ष की आयु वर्ग के व्यक्ति हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग NCSK का कार्यकाल 3 साल बढ़ाने को मंजूरी प्रदान की। आपको बता दें कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग NCSK की स्थापना पहले 1994 में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम 1993 के तहत एक वैधानिक आयोग के रूप में की गई थी। 2004 में इस अधिनियम को निरस्त कर दिया गया था। तब से आयोग सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक गैर सांविधिक निकाय के रूप में कार्य कर रहा है। इसका कार्यकाल समय समय पर सरकार द्वारा संकल्पों के माध्यम से बढ़ाया जाता है। आइए सबसे पहले NCSK को सौंपे गए कार्य जान लेते हैं। सफाई कर्मचारियों आदि की स्थिति में असमानताओं को समाप्त करने की दिशा में केंद्रीय सरकार को कार्यक्रमों या उपायों की सिफारिश करना तथा सफाई कर्मचारियों के सामाजिक आर्थिक पुनर्वास के लिए लागू योजनाओं का मूल्यांकन करना इसके प्रमुख कार्य हैं। इसके अलावा हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 के अंतर्गत आयोग इस अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी करता है और अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जांच करता है। इसी के साथ आयोग इस अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सरकार को सलाह देता है तथा अधिनियम के किसी भी प्रावधान के गैर कार्यान्वयन के लिए स्वतः संज्ञान लेता है। अन्य कार्यों की बात करें तो इसमें कार्यस्थल दशाओं जैसे स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं वेतन की निगरानी करना, सफाई कर्मचारियों से संबंधित किसी भी मुद्दे पर सरकार को रिपोर्ट देना आदि शामिल है। आइए सफाई कर्मचारियों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याएं भी जान लेते हैं। सफाई कर्मचारी खतरनाक कार्यस्थल दशाओं के चलते त्वचा और श्वसन संबंधी समस्याओं जैसे एक्जिमा, स्केली डर्माटाइटिस आदि से ग्रस्त हो जाते हैं।
सामाजिक हेय भावना के चलते अधिकांश सफाई कर्मचारी मुख्य रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदायों से आते हैं, जिन्हें सामाजिक सुरक्षा के अभाव और प्रणालीगत बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। खबर के अंत में सफाई कर्मचारियों के कल्याण के लिए शुरू की गई अन्य पहलें भी देख लेते हैं। नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम यानी नमस्ते योजना की बात करें तो यह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। इसका उद्देश्य खतरनाक दशाओं में मानव द्वारा सफाई को रोकना तथा प्रशिक्षित एवं प्रमाणित सफाई कर्मचारियों के माध्यम से सुरक्षित सफाई पद्धति को बढ़ावा देना है। अगर स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के दिशा निर्देशों को देखें तो इसके तहत आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय सफाई कर्मचारियों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। साथ ही शहरी स्थानीय निकायों को उनकी व्यावसायिक सुरक्षा को बढ़ावा देने का निर्देश दे रहा है। चलिए अब अंतिम खबर का रुख कर लेते हैं। 50 शीर्ष पर्यटन स्थलों को चैलेंज मोड में विकसित किया जाएगा। यह घोषणा केंद्रीय बजट 2025 में की गई है। इन स्थलों को राज्यों के साथ साझेदारी में विकसित किया जाएगा। इसका उद्देश्य पर्यटन संबंधी अवसंरचना को बेहतर करना, यात्रा को आसान बनाना और प्रमुख पर्यटन स्थलों तक कनेक्टिविटी को मजबूत करना है। आपको बता दें कि राज्यों को महत्वपूर्ण अवसंरचना के लिए भूमि उपलब्ध करानी होगी, जिसे इंफ्रास्ट्रक्चर हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट यानी HML के तहत वर्गीकृत किया जाएगा। आइए खबर की शुरुआत करते हैं और इस संबंध में बजट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले रोजगार आधारित विकास। इसमें कौशल विकास कार्यक्रम, होम स्टे के लिए मुद्रा ऋण, पर्यटन स्थलों तक यात्रा और कनेक्टिविटी में सुधार करना शामिल है। तथा आध्यात्मिक पर्यटन को देखें तो विशेष रूप से बौद्ध स्थलों पर ध्यान केंद्रित करते हुए तीर्थ यात्रा और विरासत पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। इसी के साथ चिकित्सा पर्यटन यानी मेडिकल टूरिज्म में भारत को वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए हील इन इंडिया पहल को बढ़ावा देना शामिल है। और आखिर में ज्ञान भारतम मिशन। इसके अंतर्गत भारत की पांडुलिपि विरासत का दस्तावेजीकरण और संरक्षण करना है। इसी के साथ पर्यटन क्षेत्र का योगदान देखें तो वित्त वर्ष 2023 में GDP में इसका योगदान 5% रहा था। इसी अवधि में इस क्षेत्र ने 7.6 करोड़ रोजगार सृजित किए थे। वहीं 2023 के दौरान वैश्विक स्तर पर पर्यटन से होने वाली आय में भारत की हिस्सेदारी 1.8% थी। इसके चलते वैश्विक स्तर पर पर्यटन से होने वाली आय के मामले में भारत 14वें स्थान पर पहुंच गया। आइए इसी के साथ सरकार द्वारा उठाए गए कदम भी जान लेते हैं। अवसंरचना का विकास देखें तो इसमें स्वदेश दर्शन 2.0, प्रसाद योजना, क्षेत्रीय संपर्क के लिए RCS, उड़ान योजना आदि शामिल हैं। इसी के साथ नीति एवं कानूनी तौर पर देखा जाए तो राष्ट्रीय पर्यटन नीति, विविध श्रेणियों के लिए ई-वीजा आदि की सुविधा दी गई है तथा थीमेटिक टूरिज्म में आरोग्य, पाक कला, ग्रामीण और पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा देना आदि शामिल है। और आखिर में निधि यानी आतिथ्य उद्योग का राष्ट्रीय एकीकृत डेटाबेस। यह आतिथ्य और पर्यटन क्षेत्र में व्यापार को आसान बनाने के लिए डिजिटल प्रणाली है। चलिए खबर के अंत में पर्यटन क्षेत्र के समक्ष चुनौतियां भी जान लेते हैं। सबसे पहले है पर्यटन सीजन में अस्थिरता। पर्यटकों की संख्या में उतार चढ़ाव से पर्यटन से जुड़ी सेवा बाधित होती है। दूसरा, पर्यावरणीय प्रभाव। अधिक भीड़ भाव से आवासीय क्षेत्रों को नुकसान पहुंचता है और प्रदूषण भी फैलता है। वहीं सुरक्षा संबंधित चिंताएं देखें तो उत्पीड़न और चोरी के मामले विशेष रूप से अकेले यात्रा करने वाले पर्यटकों के लिए जोखिम पैदा करते हैं। और आखिर में है अवसंरचना का अभाव, अर्थात खराब कनेक्टिविटी और आवश्यक सुविधाओं की कमी पर्यटन को प्रभावित करती है। चलिए बढ़ते हैं हमारे खास सेगमेंट सुर्खियों में रहे स्थल की तरफ। आज हम बात करेंगे पनामा की, जिसकी राजधानी है पनामा सिटी। भारत और पनामा ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत पनामा में सड़क, सामुदायिक केंद्र तथा शिक्षा एवं स्वास्थ्य देखभाल सेवा में सुधार जैसी परियोजनाओं को भारतीय अनुदान सहायता प्रदान की जाएगी। चलिए सबसे पहले पनामा के बारे में जान लेते हैं। इसकी भौगोलिक अवस्थिति की बात करें तो यह मध्य अमेरिकी देश है।
यह पनामा स्थल संधि यानी कि इस्थमस पर स्थित है। पनामा स्थल संधि वास्तव में भूमि की एक संकरी पट्टी है। यह उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ती है। प्रादेशिक सीमाएं देखें तो इसकी सीमाएं पश्चिम में कोस्टा रिका और पूर्व में कोलंबिया से लगती हैं। बात करें इसकी समुद्री सीमाओं की तो पनामा की सीमाएं उत्तर में कैरिबियन सागर और दक्षिण में प्रशांत महासागर से लगती हैं। भौगोलिक विशेषताएं देखें तो यहाँ की प्रमुख नदियों में रियो चाग्रेस, रियो चैपो आदि शामिल हैं। साथ ही इसकी प्रमुख पर्वत श्रेणियों में पश्चिम में तबासारा पर्वत यानी कि कॉर्डिलेरा सेंट्रल और पूर्व में कॉर्डिलेरा डी सैन ब्लास शामिल हैं। आखिर में बात करें पनामा नहर की तो यह अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ने वाला मानव निर्मित जलमार्ग है। इस तरह यह समुद्री व्यापार के लिए स्वेज नहर के समान दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण नहरों में से एक है। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने प्रश्न किया कि क्या राज्यपाल किसी विधेयक को सहमति ना देने के बाद भी उसे अनुच्छेद 200 के तहत राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है या नहीं। आपको बता दें कि अनुच्छेद 200 राज्य विधान मंडल द्वारा विधेयक पारित होने के बाद राज्यपाल इस पर सहमति नहीं देता है, इसे राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी कि NCST ने माओवादी हिंसा के कारण छत्तीसगढ़ से विस्थापित आदिवासियों के बारे में तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और ओडिशा से आंकड़े एकत्र करने को कहा है। सेबी ने रिटेल एल्गो ट्रेडिंग फ्रेमवर्क का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। एल्गो ट्रेडिंग स्वचालित रूप से खरीदने या बेचने संबंधी आदेशों को निर्धारित शर्तों के आधार पर सटीक रूप से निष्पादित करने की प्रक्रिया है। वर्तमान में केवल संस्थागत निवेशकों को डायरेक्ट मार्केट एक्सेस DMA के माध्यम से इसका उपयोग करने की अनुमति है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की वन सलाहकार समिति ने डिब्रू सेखोवा राष्ट्रीय उद्यान के लिए अनुसंधान एवं विकास प्रस्ताव को मंजूरी दी। असम में स्थित यह राष्ट्रीय उद्यान एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। एक हालिया अध्ययन में नागालैंड में रोडोडेंड्रोन वाटी पर मंडरा रहे खतरों को उजागर किया गया है। साथ ही मणिपुर में पहली बार नई ऑर्किड प्रजाति दर्ज की गई है। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में डेयरी मवेशियों में बर्ड फ्लू वायरस का दूसरा जीनोटाइप यानी कि जीनोटाइप D1.1 पाया गया। अब तक डेयरी मवेशियों में बर्ड फ्लू के सभी मामले जीनोटाइप D3.13 से संबंधित रहे हैं। केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय यानी कि MSDE ने नीति आयोग के सहयोग से स्वावलंबिनी का शुभारंभ किया। यह असम, मेघालय और मिजोरम राज्यों के लिए महिला उद्यमिता कार्यक्रम है। हाल ही में महाराष्ट्र में दशावतार के प्रदर्शन शुरू हुए। यह एक पारंपरिक रंगमंच है। इसका पिछले 800 वर्षों से मंचन हो रहा है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।